पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो अब देखते हैं जी इस हफ्ते के अगले 6 शेयर्स डिविडेंड सीरीज 2025 के। तो सबसे पहले इसमें है जी एकेडी सिक्योरिटीज, AKDSL। इसकी जो प्राइस अभी चल रही है वो 21.5 रुपये है और इसका जो हमने डिविडेंड एस्टीमेट लगाया है अगले 12 महीने का वो 2 रुपये लगाया है। अगर इसकी EPS को देखें तो इसकी EPS पिछले 2-3 क्वार्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रही है और रिसेंट क्वार्टर की काफ़ी अच्छी आई और इसने जो है अपना तकरीबन 4.25 रुपये की कमाई की है फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स में और उसमें से 1 रुपया डिविडेंड दिया है और पूरी उम्मीद है हमें कि ईयर एंड पे कम से कम 1 रुपये का डिविडेंड देंगे और अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी चलती रही तो हो सकता है 2 रुपये का डिविडेंड भी दे दें, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव रह के अगले 4 क्वार्टर्स में 2 रुपये का डिविडेंड ही एक्सपेक्ट करते हैं और इनकी डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से 9% बन जाएगी। और अगेन वही बात है कि जब मार्केट ऊपर जाती रहेगी, वॉल्यूम्स लगते रहेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन जब आपको यकीन हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड लंबे अरसे के लिए थोड़ा डाउनवर्ड्स हो गया है तो तब आप ऐसी कंपनी से अवॉइड कीजिएगा और जब वॉल्यूम्स लगने भी बहुत कम हो जाएं। लेकिन अभी के लिए हमारी डिविडेंड सीरीज में दाखिल हो चुका है। अब उसके बाद है जी एंग्रो होल्डिंग्स। अब एंग्रो होल्डिंग्स जो है इसका असल में अभी जो रिजल्ट आया है वो दाऊद हरक्यूलिस का आया है, असल में जो पुरानी एंटिटी थी, क्योंकि ये कन्वर्ट हुई है जनवरी में। लेकिन हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो इनका फर्स्ट क्वार्टर में एंग्रो होल्डिंग्स का रिजल्ट आएगा वो मोर और लेस उसी तरह आएगा जैसा दाऊद हरक्यूलिस का रिजल्ट आया है और वो तकरीबन जो है 20 रुपये 20.5 रुपये की EPS उनकी साल बनी है और हम यही अज्यूम करते हैं कि अगले साल भी इनकी इतनी ही EPS कंटिन्यू रहेगी और हिस्ट्री को देखें तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देते रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 18 रुपये का डिविडेंड दे देंगे। बल्कि हो सकता है इस क्वार्टर पे Q4 पे उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है मर्ज जब एंटिटीज हो रही होती हैं, FFC ने भी एक क्वार्टर में स्किप किया था। अब लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है, अजीबोगरीब बातें करते थे कि ओहो उसने डिविडेंड नहीं दिया, शेयर होल्डर्स इसलिए नाराज हो गए, इसलिए उसको मार पड़ गई। भाई पहले से पता होना चाहिए था आपको कि वो डिविडेंड नहीं देंगे। जितनी भी कंपनी का मर्जर या डीमर्जर हुआ है वो उसके दौरान डिविडेंड नहीं देती। तो अच्छे खासे जो है पढ़े लिखे और सीजन्ड एनालिस्ट होते हैं, उनके मुंह से भी ऐसी बातें सुन के कई दफ़ा अजीब सा लगता है। बहरहाल अगले साल का डिविडेंड इसका 18 से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन कोई पता नहीं, टावर शेयरिंग बिजनेस में जा रहे हैं तो कुछ पैसे कम भी कर दें। फिर भी अभी का एस्टिमेट हम यही लगाते हैं कि अगले 4 क्वार्टर्स में 18 रुपये का डिविडेंड हो सकता है और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड 10% बनेगी। और अब देखें काफ़ी नीचे तो आ गया है, असूली तौर पे यहाँ से और नीचे जाना नहीं चाहिए। बहरहाल ये आपकी मर्जी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो किस रेट पे करेंगे। और हमने इसको तकरीबन रिजल्ट आने से पहले 200 के पास बेच दिया था और अब हम थोड़ी थोड़ी एंट्री हमने इसमें 180 के पास शुरू की है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमने इसको बेच के पैसे इधर उधर डाल दिए थे। लेकिन ये है कि डिविडेंड यील्ड ये अच्छी हो सकती है आगे। उसके बाद है जी नंबर 9 पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी प्राइस अभी चल रही है 91 रुपये 6 पैसे, 91 रुपये 60 पैसे। और आपको पता है इसमें तो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट का चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छी मूव्स बन सकती हैं अगले पूरे 1 साल में, और 1 साल में ये डबल भी हो सकता है और होने को किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन मतलब 1 साल का टाइम होराइजन हमने अपने लिए रखा है। और इसका ये है कि जो EPS को देखें तो पिछले 4 क्वार्टर की EPS इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है और रिसेंट क्वार्टर की 28 रुपये है और ये तकरीबन 50 रुपये बनती है। लेकिन इसका ना बिजनेस थोड़ा फ़र्क है। असल में इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र में, जावेदान कॉरपोरेशन में भी अब की है, पावर सीमेंट में भी की है, और उनकी जब वैल्यू ऊपर जाती है तो उसके हिसाब से इनकी EPS चेंज होती है। वो मार्केट वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होते हैं तो उसकी EPS बढ़ जाती है। तो अब अगर सपोज करें कि अगले 31 मार्च तक फातिमा फर्टिलाइज़र और बाकी जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ी या वो कम हो गई तो ये EPS Q1 की अगले नेक्स्ट क्वार्टर की वो इससे भी कम हो सकती है, वो इससे कम क्या, इससे बहुत कम हो सकती है, बल्कि नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये रिलाई करते हैं इन कंपनीज के डिविडेंड इनकम पे, जो इनको डिविडेंड देते हैं या उनकी जो मार्केट वैल्यू जाती है। तो इसलिए इनके क्वार्टर्स में बहुत वेरिएबल आती है और हमने अभी थोड़ा कंजर्वेटिव होके रखा है। बल्कि कंजर्वेटिव तो नहीं, हमें लगता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रिसेंट क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इनकी 112 रुपए की EPS हो जाएगी। वैसा सिर्फ तब हो सकता है कि अगर 1-2 महीने में फातिमा फर्टिलाइजर 150 पे चला जाए, फिर हो भी सकता है।
लेकिन जब तक ये शेयर्स नहीं बढ़ेंगे, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा ऊपर ईपीएस नहीं रहेगी। फिर भी हमें लगता है कि जब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रहेगी, ये शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, वो कुछ डिविडेंड भी देंगे। तो अभी नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स की हम इसकी एस्टिमेट हमने यही लगाई है कि 40 रुपए की ईपीएस हो सकती है और स्प्लिट के बाद 4 रुपए की ईपीएस बनेगी। लेकिन ये फिर भी उनकी वैल्यूज पे बहुत डिपेंड करता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है। ये अगले 4 क्वार्टर की 20 रुपए भी हो सकती है। बहरहाल अभी के एस्टिमेट के मुताबिक हम यही रखते हैं कि 40 रुपए की ईपीएस होगी, 10 रुपए का डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड यील्ड इस रेट पे भी 11% बनेगी। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। उसके बाद है जी हब पावर कंपनी। अगेन इस टाइम पे अच्छे डिविडेंड वाली कंपनियों की तादाद बहुत कम होती जा रही है कि हमें कुछ डाउटफुल कंपनीज को भी इसमें रखना पड़ रहा है। अब इसकी, क्योंकि आपको पता है कुछ बिजनेस खत्म हो गया, पावर का बिजनेस खत्म होता जा रहा है, अभी उसको जो व्हीकल का बिजनेस है उसको फ्लरिश करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी हमने यही पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस हमने अंदाजा लगाया है कि अगर वो कंटिन्यू रही तो 25 रुपए की ईपीएस बनेगी अगले 4 क्वार्टर्स की, और उसमें से 10 रुपए का डिविडेंड हो सकता है दे दें। इट्स स्टिल अर्ली टू से, क्योंकि इनकी जो पावर कंपनी सब्सिडरीज हैं उनके भी शेयर्स रिवाइज हुए हैं, तो पता नहीं उनकी कितने पैसे उधर से मिलेंगे, तो क्या ये डिविडेंड जारी रख सकेंगे कि नहीं। लेकिन अगेन क्योंकि ओवरऑल हमें 30 कंपनीज डिविडेंड सीरीज में पूरी करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है इस मरतबा, कि जिनके जो है डिविडेंड यील्ड 7% या उससे ऊपर है, और ये बहुत कम है वैसे, लेकिन फिर भी हमने उसमें हब पावर को शामिल किया है। लेकिन ये आने वाले क्वार्टर्स ही बताएंगे कि कहीं ये अपने डिविडेंड स्किप ना करने शुरू कर दें। बहरहाल हो सकता है वो कंटिन्यू भी रखें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट वक्त बताएगा। लेकिन अभी का अंदाजा हम यही लगाते हैं कि 10 रुपए का डिविडेंड साल में देंगे तो 8% डिविडेंड यील्ड बनेगी। उसके बाद है जी आरिफ हबीब लिमिटेड। इसका रेट है इस वक्त 59 रुपये तकरीबन, और इसकी हमने डिविडेंड की एस्टिमेट लगाया है 5 रुपये। और क्योंकि रिसेंट क्वार्टर काफ़ी अच्छा आया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अदर इनकम भी हमें लगता है थी, तो हमने, और पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस तो इनकी बहुत कम बन रही है। ये वाला जो क्वार्टर में -8.6 जो आया था, ये खास तौर पे वो डी मर्जर के वक्त आया था। तो हमें तो अभी नहीं लगता बज़ाहिर कि अगर मार्केट ऊपर रहे तो ऐसा क्वार्टर दोबारा रिपीट हो। तो हमारा अंदाजा यही है कि 10 रुपए की ईपीएस हो सकती है और 5 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इसको भी हमने अपने डिविडेंड यील्ड की डिविडेंड सीरीज में शामिल किया है। बाकी वक्त ही बताएगा। फिर है जी सैफ पावर कंपनी। अब सैफ पावर 13 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और हिस्टोरिकली ये 3 से 3.5 रुपए का डिविडेंड देते रहे हैं। जब हुकूमत से ज़्यादा पैसे मिलते थे ज़्यादा भी देते थे, लेकिन ये उनकी एवरेज रही है। और बिजनेस कम होने के बाद हमें फिर भी लगता है ये 2 रुपए का डिविडेंड तो कंटिन्यू करेंगे। उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड इस रेट पे तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और अभी इसके Q4 का रिजल्ट आया नहीं है, तो ये वक्त आएगा तो पता लगेगा। अगेन थोड़ा सा हम पावर सेक्टर को वैसे अवॉइड खुद से हमने किया हुआ है, थोड़ी बहुत हमने सैफ पावर में बहुत ही कम लेके रखी हुई है। लेकिन फिर भी अगेन वही बात है ना कि डिविडेंड सीरीज में जो है ये उसकी रिक्वायरमेंट पे अभी पूरा उतर रहा है अगर ये 2 रुपए का डिविडेंड कंटिन्यू करे, पर ये वक्त बताएगा। और जिस तरीके से एनपीएल और एनसीपीएल ने कहा था कि हमने अपने कुछ हुकूमत को पुराने पैसे ओवर बिलिंग के वापस करने पड़ रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्होंने ऐसी कोई एडजस्टमेंट ना डालनी हो और इनकी ईपीएस मुनासिब जैसे पहले चल रही थी वैसे चलती रहे। फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, इनके लोन्स बहुत थे तो वहां से भी इनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है मुस्तकबिल में। तो उस हिसाब से ओवरऑल तो पावर सेक्टर में हमारा कंफर्ट अभी नहीं है, लेकिन इतने कम रेट पे ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखा जा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें ये नीचे भी एकदम आता है 2-3 दिन में, फिर 6-6 महीने वहीं पे रहता है, और जब ऊपर जाना होता है वो भी फिर 2-3 दिन में ही जाता है और फिर 6-6 महीने वहीं पे रहता है। तो सोच समझ के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ अगर आपका है तो देखना चाहें तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लें। ज़्यादा हम पावर सेक्टर में फिर भी अभी इस वक्त एडवाइस नहीं करेंगे। तो ये होगी जी इस वीक के डिविडेंड सीरीज के अगले 6 शेयर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।